आज के लेक्चर का टॉपिक है सांप्रदायिक त्रिकोण कम्युनल ट्रायंगल। गांधी जी का असहयोग आंदोलन तक भारत की राजनीति में सांप्रदायिकता का उद्भव और विकास जो हुआ था, हमने लास्ट लेक्चर में उनको डिस्कस किया है। लेकिन भारतीय राजनीति में एक तीसरा पक्ष का उदय हुआ और वह तीसरा पक्ष था अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ के आने से। अभी तक हिंदू और मुसलमान ही संघर्षरत थे। अब दलित वर्ग और हिंदुओं के स्वर्णों के मध्य भी राजनीतिक बिसात बिछ चुकी थी। दलित वर्ग के नेता तथा मसीहा थे दादा भाई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो बने 1930 में अखिल भारतीय दलित वर्ग के अध्यक्ष। वे दलितों के एक नेता थे और अछूतों को हिंदू समाज से पृथक प्रतिनिधित्व दिलाने के लिए संघर्षरत। नवंबर 1927 में ब्रिटिश सरकार ने सुधारों पर विचार करने के लिए कमीशन की नियुक्ति की, जो साइमन कमीशन के नाम से विख्यात है। भारत के सभी दलों ने इसका बहिष्कार किया तथा इसके विरुद्ध प्रदर्शन किया। इसके पूर्व 26 नवंबर 1927 को तत्कालीन भारतीय सचिव लॉर्ड बर्कनहेड ने भारतीयों को ऐसा संविधान बनाने की चुनौती दी जिससे सभी भारतवासी सहमत हो। भारतीय नेताओं ने भारत सचिव की इस चुनौती को स्वीकार कर लिया और कांग्रेस ने हिंदू मुस्लिम एकता कायम कर इस दिशा में काम करने का निश्चय कर लिया। परंतु हिंदू महासभा एवं लीग के रवैये के फलस्वरूप सांप्रदायिक प्रश्नों के संबंध में कुछ भी निर्णय नहीं लिया जा सका। इन तमाम परिस्थितियों में भी पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ और भारत के लिए एक आदर्श संविधान तैयार करने का काम शुरू। समिति ने जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया वह इतिहास में नेहरू रिपोर्ट के नाम से प्रसिद्ध है। नेहरू रिपोर्ट और मुस्लिम राजनीतिक दृष्टिकोण। नेहरू रिपोर्ट में भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना, अल्पसंख्यकों के धार्मिक एवं सांस्कृतिक हितों की रक्षा के लिए अधिकारों की घोषणा, वयस्क मताधिकार आदि बातें सम्मिलित की गई। परंतु दिसंबर 1928 में सर्वदलीय बैठक में जिन्ना ने नेहरू समिति के प्रस्तावों पर 3 संशोधन प्रस्तुत कर दिए, जिन्हें स्वीकार नहीं किया गया। उधर मोहम्मद शफी के नेतृत्व वाली मुस्लिम लीग ने प्रारंभ से ही नेहरू समिति का बहिष्कार किया। 31 दिसंबर 1928 और 1 जनवरी 1929 को आगा खां की अध्यक्षता में दिल्ली के सर्वदलीय मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की बैठक बुलाई गई। इसमें नेहरू रिपोर्ट के सभी प्रस्तावों के विरुद्ध प्रस्ताव पारित किए गए। यद्यपि जिन्ना ने इस कॉन्फ्रेंस में भाग नहीं लिया, परंतु उसने मार्च 1929 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में नेहरू रिपोर्ट के मुकाबले 14 शर्तें रखी, जिसमें संघीय संविधान, प्रांतीय स्वायत्तता, पंजाब और बंगाल में मुस्लिम बहुमत की स्थापना, केंद्रीय विधानसभा और प्रांतीय विधानमंडलों में मुसलमानों के लिए 1/3 स्थान सुरक्षित करने की मांग शामिल थी। उधर डॉक्टर अंबेडकर भी दलितों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व की मांग उठा रहे थे। इस प्रकार भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता उभर रही थी। गोलमेज सम्मेलन 7 जुलाई 1930 को साइमन कमीशन का प्रतिवेदन प्रकाशित हुआ। देश के सभी राजनीतिक दलों ने उसको अस्वीकार कर दिया। नेहरू प्रतिवेदन भी निरर्थक सिद्ध हो गया। इस संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने सम्मेलनों का सहारा लिया। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को लंदन में बुलाया गया। इस सम्मेलन में प्रत्येक जाति के प्रतिनिधियों ने अपने अपने हितों का संरक्षण करने के लिए अपने अपने विचार प्रस्तुत किए।
जिसके कारण सांप्रदायिकता की समस्या सर्वाधिक विवादास्पद बन गई और इसका समाधान ढूंढा नहीं जा सका। मुसलमान पृथक निर्वाचन के पक्ष पर बल दे रहे थे और जिन्ना अपने 14 सूत्री सिद्धांतों को स्वीकार करने की मांग पर डॉक्टर अंबेडकर, जो अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधि थे, अनुसूचितों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग पर अड़े रहे। हिंदुओं के प्रतिनिधि संयुक्त चुनाव पद्धति के पक्ष में थे, परंतु वे अल्पसंख्यक जातियों के लिए स्थान सुरक्षित करने के लिए रजामंद थे। इस तरह सम्मेलन में प्रत्येक जाति के प्रतिनिधि अपने अपने हितों को सुरक्षित करने के लिए प्रयत्नशील। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया और ब्रिटिश सरकार सांप्रदायिक समस्या को हल करने के स्थान पर उसे उलझाना चाहती थी। अतः सांप्रदायिक समस्या की दृष्टि से यह सम्मेलन पूरी तरह असफल रहा। 5 मई 1931 को गवर्नर जनरल इरविन को और गांधी जी के मध्य एक समझौता हो गया और कांग्रेस ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना स्वीकार लिया। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 17 सितंबर 1931 को प्रारंभ, जो कि 1 दिसंबर 1931 तक चला। गांधी जी ने भी इस सम्मेलन में भाग लिया। सम्मेलन में अनेक प्रकार के संवैधानिक प्रश्नों पर विचार किया गया। यह सम्मेलन भी सांप्रदायिकता की समस्या को सुलझाने में असफल रहा। गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्वरूप की वकालत करते हुए कहा, अन्य सब दल सांप्रदायिक हैं, कांग्रेस ही केवल सारे भारत और सबके हितों का प्रतिनिधित्व कर सकती है। यह कोई सांप्रदायिक संस्था नहीं, किसी भी रूप में यह सांप्रदायिकता का कट्टर विरोधी करती है। कांग्रेस नस्ल, रंग और धर्म का भेदभाव नहीं जानती और इसका मंच सबके लिए खुला है। परंतु पिछली बार की तरह इस बार भी मुसलमान प्रतिनिधियों और अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधियों ने पृथक निर्वाचन और पृथक प्रतिनिधित्व की जोरदार मांग की। इस बार भी ब्रिटिश सरकार ने मुस्लिम लीग और अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधियों की भावनाओं का कांग्रेस के विरोध में प्रयोग किया। उसका उद्देश्य सांप्रदायिक समस्या का हल करना नहीं, अपितु समस्या को कूटनीतिक चाल से और अधिक जटिल बनाना था। सांप्रदायिक पंचायत 7 जुलाई 1930 ईस्वी को साइमन कमीशन का प्रतिवेदन प्रकाशित हुआ। देश के सभी राजनीतिक दलों ने उसको अस्वीकार कर दिया। नेहरू प्रतिवेदन भी निरर्थक सिद्ध हो गया था। इस संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने सम्मेलनों का सहारा लिया। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को बुलाया गया। कांग्रेस ने इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया, अतः सम्मेलन का अंत निराशाजनक वातावरण में होना स्वाभाविक ही था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 17 सितंबर 1931 को प्रारंभ हुआ, जिसमें कांग्रेस के प्रतिनिधि की हैसियत से गांधी जी ने भाग लिया, परंतु पहले ही भांति दूसरा सम्मेलन भी नाकामयाब। जब गोलमेज कॉन्फ्रेंस से भी सांप्रदायिक समस्या का समाधान नहीं हो पाया तो 1932 में ब्रिटिश सरकार ने अपनी तरफ से सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कर दी। इसके अंतर्गत मुसलमानों, यूरोपियनों, सिखों, भारतीय ईसाइयों और एंग्लो इंडियनों, राजाओं और जागीरदारों को विभिन्न प्रांतीय विधानसभाओं में अपने अपने समुदायों के प्रतिनिधियों को पृथक निर्वाचन प्रणाली द्वारा चुनने का अधिकार दिया गया। इतना ही नहीं, हिंदू जाति व्यवस्था के उस अंग को जिसे दलित वर्ग कहा जाता था, डॉक्टर अंबेडकर के प्रयत्नों के कारण अपने प्रतिनिधियों को पृथक निर्वाचन प्रणाली द्वारा चुनने की सुविधा दे दी गई। सांप्रदायिक पंचायत के मूल में अंग्रेजों की मनोवृत्ति कार्य कर रही थी। रणजीत सिंह दरड़ा के शब्दों में उन्होंने बांटो एवं राज्य करो के सिद्धांत को अपनाकर देश में मुस्लिम सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने, हरिजनों को अलग प्रतिनिधित्व देकर हिंदू समाज में विष घोलने, भारतीय अल्पसंख्यकों को अनुचित महत्व प्रदान कर राष्ट्रीय एकता को छिन्न भिन्न करने, राजाओं और जागीरदारों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था कर अप्रजातांत्रिक तत्वों को प्रोत्साहन देकर
भारत में प्रगतिशील तत्वों की गतिविधियों को नियंत्रित एवं कमजोर करने का षड्यंत्र रचा था। एक अन्य विद्वान के अनुसार यह विभाजन धर्म एवं व्यवसाय के आधार पर किया गया था तथा संघर्षपूर्ण विभाजन की कोई भी संभावना बचाकर नहीं रखी गई थी। महात्मा गांधी ने सांप्रदायिक पंचायत का विशेषकर दलितों को हिंदुओं से पृथक करने का जोरदार विरोध किया, क्योंकि यह हिंदुओं की एकता को नष्ट करने का प्रयास था। इस व्यवस्था के विरोध में गांधी जी 20 सितंबर 1932 को आमरण अनशन पर बैठ गए। डॉक्टर अंबेडकर ने इस व्रत को राजनीतिक ध्रुवता बताया। कुछ लोगों ने तो इसे अपनी मांग बनवाने का तरीका। जब गांधी जी की तबीयत अधिक बिगड़ने लगी तब कुछ कांग्रेसी नेताओं ने डॉक्टर अंबेडकर को समझाया और उनके प्रयत्नों से एक समझौता हुआ, जिसे महात्मा गांधी और अंबेडकर दोनों ने स्वीकार कर लिया। 26 सितंबर 1932 को इस पर हस्ताक्षर कर दिए गए। यह समझौता पूना समझौते के नाम से प्रसिद्ध है। इसके द्वारा सांप्रदायिक पंचायत के आपत्तिजनक भाग को हटाया गया। इस समझौते से डॉक्टर अंबेडकर दलितों के लिए दुगने स्थान सुरक्षित करवाने में सफल हो गए। दिसंबर 1932 में ब्रिटिश सरकार ने केंद्रीय विधानसभा में मुसलमानों के लिए 1/3 स्थान सुरक्षित करने की घोषणा कर दी, जबकि मुसलमान कुल संख्या में 1/4 ही थे। 1937 के बाद लीग की भूमिका। 1937 के पूर्व मुस्लिम लीग की मुसलमानों में विशेष शाख न थी। पंजाब में धनी जमींदारों की यूनियनिस्ट पार्टी सर्वाधिक शक्तिशाली थी, जिसमें हिंदू, मुस्लिम और सिख सभी का प्रतिनिधित्व था। बंगाल में फजलुल हक की प्रजा पार्टी का जोर था। 1935 के संविधान के अनुसार 1937 में प्रांतीय विधानसभाओं के निर्वाचन हुए। परिणाम कांग्रेस को मद्रास, बम्बई, संयुक्त प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में पूर्ण बहुमत मिला। बंगाल, असम, पश्चिम मध्य प्रदेश में वह सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। से पंजाब और सिंध में उसे कम मत मिले। 11 प्रांतों में मुसलमानों के लिए संरक्षित कुल 482 सीटों में से उसे केवल 26 सीटें ही मिली। परंतु मुस्लिम लीग भी कोई करिश्मा न दिखा पाया। उसे कुल 108 सीटें ही मिल पाई। 128 सीटें निर्दलीय मुसलमानों को मिली और पंजाब में अधिकांश सीटें यूनियनिस्ट पार्टी को मिली। बंगाल में फजलुल हक की प्रजा पार्टी को 38 स्थान प्राप्त हुए। उपयुक्त चुनावों से जना ने सबक सीख लिया। उसने सोचा कि यदि समस्त मुस्लिम राजनीतिक दलों को लीग के अंतर्गत संगठित किया जा सके तो हिंदू कांग्रेस को कड़ी चुनौती दी जा सकती है। सांप्रदायिक भावनाओं के चलते जिन्ना को मंजिल मिल गई। इसी बीच पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने समाजवादी कार्यक्रमों में मुसलमानों से सहयोग करने की अपील की, लेकिन डॉक्टर इकबाल ने इसे मुसलमानों की सांस्कृतिक एकता को नष्ट करने की योजना बताया। इन्हीं डॉक्टर इकबाल ने जिन्ना को भरपूर सहयोग दिया और उन्हीं की मध्यस्थता से जिन्ना सिकंदर समझौता हुआ, जिसके अनुसार पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी के मुस्लिम सदस्य मुस्लिम लीग के भी सदस्य बन गए। इसके तुरंत बाद बंगाल में फजलुल हक के नेतृत्व में और सिंध के सादुल्ला खां के नेतृत्व में इन विधानसभाओं के मुस्लिम सदस्यों ने मुस्लिम लीग की सदस्यता को स्वीकार कर लिया। इस प्रकार मुस्लिम लीग की प्रमुखता और महत्व बढ़ने लगा और इसी दौरान संयुक्त प्रांत में मंत्रिमंडल निर्माण संबंधी विवाद ने मुस्लिम लीग की लोकप्रियता को बढ़ाने में योगदान दे दिया। कांग्रेस और लीग के बीच अविश्वास की वृद्धि के कारण ऊपरी तौर पर गौण लगने वाले मसले भी अब हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता तनाव बढ़ाने के लिए काफ़ी थे, जैसे कि कांग्रेस के झंडे को फहराना, वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में गाया जाना, उर्दू के स्थान पर हिंदी का प्रयोग आदि। इससे सांप्रदायिक वैमनस्य में वृद्धि हुई और यही वैमनस्य राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में भी परिवर्तित हुआ। जिन्ना ने इस अवसर का लाभ उठाया और मुसलमानों पर अपने नेतृत्व और मुस्लिम लीग का प्रभाव मजबूती के साथ आरोपित कर दिया। परिणाम 1927 ईस्वी में मुस्लिम लीग की सदस्य संख्या जो मात्र 1330 थी,
1938 ईस्वी में 1 लाख हो गई और 1944 ईस्वी में यह संख्या 20 लाख के आसपास। जिन्ना मुस्लिम लीग को भारत के समस्त मुसलमानों की एकमात्र प्रतिनिधि संस्था स्वीकार करने हेतु दृढ़ संकल्प, जबकि कांग्रेस इस दावे को स्वीकार करने का अर्थ अपनी राष्ट्रीयता और धर्मनिरपेक्षता के आदर्शों का हनन मानती थी। कांग्रेस के शीर्षस्थ नेता विशेषकर पंडित नेहरू जिन्ना के नेतृत्व और मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि स्वरूप का उपहास करते थे। कहना न होगा कि शीर्षस्थ नेताओं के आपसी एवं व्यक्तिगत मतभेदों ने भी सांप्रदायिकता को बढ़ाने में योग दिया था।